नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व भूगोल की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सीधा पार्ट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और सीधा रेडीमेड रूप के अंदर कि 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उसका डायरेक्ट फ्लो आपके पास में आ रहा है। इस क्रम में दोस्तों मैं आपको चाहूंगा कि नव भारत निर्माण न्यू इंडिया पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये प्रयास किया है कि बच्चों के सामने 15, 50 और 100 शब्दों में इन चीजों को प्रस्तुत किया जाए ताकि जब मुख्य परीक्षा देने वो जाएं तो उन्हें सिर्फ याद करने की आवश्यकता पड़े। क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, उसकी प्रैक्टिस जो है इन क्लासेस के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं दौलत खान आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बातों को सुना। साथ ही साथ नव भारत निर्माण न्यू इंडिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बच्चों तक इतनी बेहतरीन क्लासेस प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया, हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया ताकि बच्चों तक हम पहुंच सके। तो आप अगर इसका इंप्लीमेंटेशन करते हो तो हमारा ये प्रयास निश्चित रूप से आने वाले वक्त में नए आयाम को स्थापित करेगा। आज विश्व भूगोल की इस कड़ी में अभी तक हमने पर्वत, पठार, मैदान और फिर उसी पार्ट में आपके 2 पॉइंट और हैं, झीलें एवं हिमनद, लेक्स एंड ग्लेशियर्स, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे और वहां से आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देखने का पूरा प्रयास यहां पर किया जाएगा। इस क्रम में देखिए, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा जो है झील एवं ग्लेशियर्स। आपकी स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। नंबर 1 झील या इंग्लिश में कहते हैं लेक्स, और एक आपके पास में आया ग्लेशियर जिसे हिंदी में हिमनद कहा जाता है, हिम की नदी, बर्फ की नदी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आज हमारे सामने होंगे और यहां से किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उसका प्रयास मैंने आपके सामने किया है। साथ ही साथ झील और हिमनद के दृष्टिकोण से जितने नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं वो नोट्स भी आपको देने का यहां पर प्रयास किया गया है। तो एक एक पॉइंट को सबसे पहले हम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने होगा। सबसे पहला पॉइंट कि सर झील कहते किसको हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आएगा, झील इससे कहते हैं जल के ऐसे स्रोत जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको एक परिभाषा इसके सामने आनी चाहिए कि झील किसे कहते हैं। तो जल के ऐसे स्रोत जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हो, जिनका स्वरूप छिछला होता है और जिनकी सतह तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने की जो प्रक्रिया है उन आधारों पर उसे झील कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जल का स्रोत तो तालाब भी होता है, लेकिन तालाब एक ऐसे गड्ढे का रूप है जो छोटा है, जबकि झील जो है एक बड़े गड्ढे का रूप होती है। इस क्रम में हम यह भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं, मतलब किन किन आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक झील किसे कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल झील किसे कहते हैं, कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक किसे कहते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई गई हो उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। साथ ही साथ जल की प्रकृति के आधार पर भी झीलों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर ये बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास होंगे कि किन किन आधारों पर हम झील को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, जल की प्रकृति के आधार पर खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, ये आपके मेन आधार होंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आरएस मुख्य परीक्षा में आपका झीलों से प्रश्न क्या बन सकता है उसको हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि झील से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। नंबर 1, झील से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लेक। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे अगर 15 शब्दों में ये क्वेश्चन पूछे, 15 वर्ड्स में 15 शब्दों में
कि झील से आप क्या समझते हो। दूसरा नंबर 2 क्वेश्चन होगा कि झीलों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। तो झीलों का जो वर्गीकरण है ये आपको 100 शब्दों में पूछना होगा। जब आपसे झीलों का वर्गीकरण पूछे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपात और संतुलन का स्पेशली ध्यान रखना होगा कि किस अनुपात में कौन से वर्गीकरण को बताना है। साथ ही साथ जब आप इसकी स्टार्टिंग करें तो शुरुआत में 15 शब्द जो है उस झील की परिभाषा पर दे और फिर उसका वर्गीकरण मुख्य भागों में करते हुए एक एक पार्ट को उसको अच्छे दिखाए। यहां पर आप डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपसे पूछे कि बनावट के आधार पर, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछे कि बनावट के आधार पर झीलों के कितने प्रकार हैं। सॉरी, यहां पर ये जिला आ गया है, ये होगा झीलों के कितने प्रकार हैं। लवणता के आधार पर झीलों के मतलब खारे पानी और मीठे पानी की झीलों के प्रकार पे चर्चा यहां पे करनी चौथे क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बेसिकली 50 शब्दों में आ सकता है और ये आपका 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ज्वालामुखी निर्मित झीलें क्या होती है, लैगून झील से आप क्या समझते हैं, क्रेटर झील क्या है, गोखुर झील क्या है और 5 ग्रेट लेक्स क्या है। ये मैंने झीलों संबंधित जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन निकाले हैं। अब इसी के बाद नेक्स्ट इसी पार्ट में मैंने लिया है ग्लेशियर के बारे में, हिमनद के बारे में। हिमनद से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हिमनद से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उसको मैंने दिया है। ये 2 टॉपिक मैंने आज एक ही क्लास में शामिल किए हैं, पहला झील और दूसरा आपसे पूछे कि हिमानी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। उसके बाद सियाचिन हिमनद क्या है, ये क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे हिमनदों में से एक है और क्योंकि भारत का है इसलिए 15 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद महाद्वीपीय हिमानी क्या होती है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होते हैं, महाद्वीपीय हिमानी क्या होती है। यहां से भी आपका 15 शब्दों में 15 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिम छत्रक क्या है, आइस कैप किसे कहते हैं। उसके बाद आइस सीट क्या है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके 15 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। 15 वर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं। उसके बाद आइसबर्ग किसे कहते हैं, यू आकार की घाटी किसे कहते हैं। ये भी आपके बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके 15 शब्दों में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के एक एक वर्ड को सबसे पहले तो हमें जब मेंस की परीक्षा दे रहे हैं और हमने एक बार पूरा गो थ्रू हो चुके हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा किस पार्ट से किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब जैसे लेटेस्ट आप देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निलंबित या लटकती या हैंगिंग वैली से आप क्या समझते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्लेशियर से था। यह भी आपका 15 वर्ड्स में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इसका ध्यान रखें, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा आप उसमें डायग्राम बनाने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आपका जो उत्तर होगा वो बहुत अच्छा होने की पूरी संभावनाएं हो जाएगी। इसी प्रकार एरिड्स किसे कहते हैं, गिरिशृंग किसे कहते हैं, नुनाटक किसे कहते हैं, ड्रमलिंग किसे कहते हैं, भेड़शिला किसे कहते हैं और हिमोट किसे कहते हैं। ये इतने क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। और सबसे बड़ी और सुंदर बात क्या है कि इस प्रकार के टॉपिक से 15 शब्दों में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए अगर बहुत अच्छे से हम तैयार करके जाएं तो पूरे नंबर आने की संभावना बनी रहती है। तो यहां पर ये पॉइंट आप इसको ध्यान रखोगे। हिमोट किसे कहते हैं, इसमें ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट हमारा झीलें हैं, दूसरा पार्ट ग्लेशियर्स है। दोनों को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने आया क्वेश्चन, झील से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लेक्स। तो यहां पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आएगा और ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको 15 शब्दों में पूछा गया, तो कोशिश करें उसके साथ उत्तर के साथ एक शानदार चित्र प्रस्तुत करें, ताकि एग्जामिनर के पास जो डेफिनेशन जाए वो बहुत अच्छी वहां पर जा सके। जैसे आप देख सकते हो ये एक लैंड पार्ट है और इस लैंड पार्ट के बीचों बीच यहां पर ये एक बहुत बड़ा जल का स्रोत दिखाई दे रहा है। इस जल के स्रोत के चारों ओर आप देख सकते हो कि इसके चारों ओर लैंड पार्ट है, इसके चारों ओर लैंड पार्ट है। साथ ही साथ ये जो है तालाब की तुलना में बहुत बड़ा है, क्योंकि तालाब भी झील जैसा ही होता है।
लेकिन तालाब आकार में छोटा होता है, झील का आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हो कैस्पियन झील जो है वो कितने देशों के मध्य फैली हुई है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच फैली हुई है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच फैली हुई है। तो झीलें जो है वो एक से अधिक देशों के मध्य भी हो सकती है, उसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे पूछे कि झील किसे कहते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले शानदार उत्तर लिखने का यहां पर प्रयास करें। जैसे सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया तो लिखा जल के ऐसे स्रोत, और परिभाषा जितनी आप छोटी लिखेंगे लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो नई हो। जल के ऐसे स्थायी स्रोत जो चारों ओर से स्थल से आरूढ़ होते हैं, मतलब स्थल भाग से घिरे होते हैं। जल का स्वरूप छिछला होता है। जल का स्वरूप छिछला होता है। सूर्य का प्रकाश तली तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश तली तक पहुंचता है। तो ऐसे स्रोत को झील कहा जाता है। और अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो जरूर एग्जाम्पल लिखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विक्टोरिया झील, वुलन झील, लोनार झील, टीटीकाका झील, इस टाइप से कुछ एग्जाम्पल भी आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपका उत्तर जो है वो बेहतरीन यहां पर होने की पूरी संभावना होगी। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर स्पेशली ध्यान रखें। तो क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसी के आधार पर जो है मैंने यहां पर चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस क्रम में सबसे पहले मैं एक बार टेक्निकली वॉइस चेक कर लेता हूं कि क्या मेरी आवाज आप तक, कुछ एग्जाम्पल भी आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको स्पेशली दोस्तों यहां पर ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप से एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है और उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लिखने का यहां पर प्रयास करें तो आपका उत्तर जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, झीलों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब इस उत्तर को आप लिखोगे तो सबसे पहले यहां पर इस पार्ट में झील की परिभाषा लिख दीजिए। जल के ऐसे स्रोत जो चारों ओर से स्थल से अवरुद्ध हो, जो परिभाषा मैंने आपको बताई है। इसके बाद आपका सीधा इसका वर्गीकरण करना है। और जब आप इसका वर्गीकरण करो दोस्तों, तो वर्गीकरण में चूंकि आपके पास अधिकतम आरएस में जो वर्ड्स होंगे और जो बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा वो अधिकतम 100 वर्ड्स में आ सकता है। और जब 100 वर्ड्स में होगा तो मुख्य परीक्षा में आप मैक्सिमम डायमेंशन को कवर करने का प्रयास वहां पर करें तो आपका उत्तर जो होगा वो बहुत बेहतरीन वहां पर निकल के आएगा। इस बात का स्पेशली प्रयास यहां पर किया जाए। तो इस टाइप से जब आएगा तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1 जैसे हम जाएंगे तो वर्गीकरण को आपका तरीका क्या होगा, आप चाहे तो डायग्राम बनाकर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप हेडिंग लिख रहे हैं तो आपने यहां पर नंबर 1 लिखा, सबसे पहले झील का पहला प्रकार लिखा और वो लिखा बनावट के आधार पर। पहला जो आपका पॉइंट आया वो बेसिकली आया बनावट के आधार पर।
नंबर 2, जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर। और नंबर 3 दोस्तों जो आया वो बेसिकली आएगा, हालांकि ये मैं पहले लिखता ज्यादा सही था लेकिन कोई दिक्कत नहीं चूंकि वर्गीकरण पूछा गया है। तो तीसरा पार्ट जो आया वो आया आपका उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो हमने वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण का पहला डायमेंशन हमने लिया कि 3 प्रमुख आधार कौन से हैं जिसके आधार पर हम झीलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसमें जैसे सबसे पहले मैंने लिया नंबर 1 बनावट के आधार पर, नंबर 2 जल की प्रकृति के आधार पर, और नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया। अब जैसे हमने उसको बनावट के आधार पर लिखा तो यहां पर फिर आप इसके 2 पार्ट कर लीजिए, बनावट के आधार पर, और एक पार्ट आपका हुआ प्राकृतिक आधार पर। इसको हम कहेंगे नेचुरल बेसिस, प्राकृतिक आधार पर। और दूसरा हुआ वे झीलें जो इंसान के द्वारा बनाई गई है, मानव के द्वारा बनाई गई है, उसके आधार पर इसका टाइप हो गया कृत्रिम आधार पर झीलें। तो 2 टाइप आपको यहां पर दिखाई देंगे। उसके बाद जल की प्रकृति के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर जब आप बांटोगे तब इसके फिर डिवीजन होंगे। एक होगा खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और एक होगा मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। यहां पर 2 प्रकार आपके पास फिर आ गए। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है वो दोस्तों आपका आएगा उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर आप झीलों को किस प्रकार से बांट सकते हो। जैसे झील का उत्पत्ति के आधार पर एक प्रकार हुआ, उत्पत्ति के आधार पर जब आप इसको देखोगे दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर कौन सी झीलें हो सकती है, तो उत्पत्ति के आधार पर जैसे एक टाइप आपका हुआ नंबर 1 ज्वालामुखी निर्मित झीलें, मतलब वे झीलें जो ज्वालामुखी से बनी है। नंबर 2 इसी प्रकार आप लिख सकते हो, जैसे ज्वालामुखी का एक अगला रूप और आता है क्रेटर झील का। नंबर 3 कई बार वलन के आधार पर भी झीलें बन जाती हैं, तो एक आ जाएगा आपको वलन के आधार पर, तो यह भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार दरारी झील, दरारी झील। 5वां आप लिख सकते हो, जैसे एक आता है गोखुर झील। तो यहां पर उत्पत्ति के आधार पर आपने बहुत सारी यहां पर नाम लिखे, तो ये मोटा मोटा प्रकार हुआ। और सबसे बेहतरीन उत्तर कब होगा दोस्तों, जैसे प्राकृतिक झील में आपने एग्जाम्पल और पेश कर दिया। जैसे प्राकृतिक झील में यहां पर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी परिभाषा बता के विक्टोरिया झील, मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया। कृत्रिम झील जैसे गोविंद सागर झील। खारे पानी की झील में जैसे सांबर लेक, सांबर झील। मीठे पानी की झील में जैसे आपने डाल दी सुपीरियर झील। इस टाइप से आप एग्जाम्पल देते हैं तो वो आपका एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसी प्रकार से क्रेटर झील का एग्जाम्पल जैसे आपने दे दिया टीटीकाका झील, तो एक एक एग्जाम्पल आप दे दोगे। और लेगून झील, तो उसका भी एक एग्जाम्पल आपने दिया, तो उत्तर आपके बेहतरीन होने की पूरी पूरी संभावना यहां पर रहेगी। तो इस पॉइंट को भी हम स्पेशली यहां पर ध्यान में रखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब झीलों का वर्गीकरण आपसे पूछे, सबसे पहले झील की परिभाषा बताइए और मोटे मोटे 3 प्रकार लिखिए। ऐसा मत करना जैसे आपको आता है केवल प्राकृतिक और कृत्रिम झील, तो आपने प्राकृतिक झील की परिभाषा बता दी, कृत्रिम झील की परिभाषा बता दी और 10 एग्जाम्पल दे दिए और आपने 100 शब्द पूरे कर दिए। इससे नंबर कम मिलेंगे। आप जितने मैक्सिमम डायमेंशन लिख सकते हो वो डायमेंशन लिखने का प्रयास करना, वहां से आपके नंबर बेहतरीन आने की संभावना पूरी पूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि बनावट के आधार पर झीलों के कितने प्रकार हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर एक परिभाषा आप डाल दोगे, जल के ऐसे स्रोत जो चारों ओर से
चारों ओर से स्थल से घिरे हो उसे झील कहते हैं। अब बनावट के आधार पर इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं। बनावट के आधार पर इसके मुख्य दो प्रकार हैं। पहला प्रकार हुआ प्राकृतिक झील। अब यहां पर आप सबसे पहले प्राकृतिक झील की परिभाषा लिख दें तो क्या होगा, ऐसी झीलें जो प्राकृतिक रूप से स्थल खंड पर पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण होती है। जैसे एग्जाम्पल में जितनी भी ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं वो सब की सब मानी जाएगी। और फिर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे टीटीकाका झील किसी की बनाई भी नहीं है, ये नेचुरल रूप से वहां पर उपलब्ध है। चिल्का झील, लोनार झील, वुलन झील, ये सब के सब एग्जाम्पल है कौन से, जो प्राकृतिक रूप से स्थल पर पाई जाती है, उसे हम प्राकृतिक झील के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार एक आपके पास एग्जाम्पल में होगा कृत्रिम झील। और दोस्तों अभी तो बारिश का मौसम बना हुआ है, आप घूमने जाइए, देखिए झीलों के प्रकार को, डूबना नहीं है उसमें, कहीं आप डूब जाओ, नहीं डूबना नहीं है। ऐसी झीलें जिनका निर्माण एवं विकास मानव के द्वारा किया गया है, उसे आर्टिफिशियल झील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो मिस्र के अंदर एक झील है जिसका नाम है नासिर झील। रूस के अंदर एक झील है जिसका नाम है वोल्गा झील। इसी प्रकार भारत में भी बहुत सारी है। उदयपुर में आप जाइए तो बहुत सारी कृत्रिम झीलें भी है, बहुत सारी प्राकृतिक झीलें भी है। और आप गोविंद सागर झील को देखोगे तो वो एक कृत्रिम झील के रूप में आएगी। तो बनावट के आधार पर झीलों के कितने प्रकार हैं, ये गलती से झीलें हो गए हैं, इसको आप झील पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट, लवणता के आधार पर झीलों का प्रकाश डालिए। सबसे पहले जब आप उत्तर लिखेंगे तो यहां पर आप सबसे पहले परिभाषा से स्टार्ट कर दीजिए। जल के ऐसे स्रोत जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हो, जो चारों ओर से स्थल से घिरे हो, ऐसे स्रोत को झील कहा जाता है। अब उसके दो प्रकार फिर यहां पर आपके पास में आएंगे। एक प्रकार आपने डाल दिया खारे पानी की झीलें, लवणता के आधार पर। एक हो जाएगा खारे पानी की झील और एक दूसरा आपके पास में हो जाएगा मीठे पानी की झील। लेकिन क्योंकि आपको केवल लवणता के आधार बताना है
तो दोनों झीलों के बारे में कुछ ना कुछ लिखना भी आपको पड़ेगा। मीठे पानी की झील, जब इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, तब आप यहां पर समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखोगे वो पॉइंट वाइज भी आप डाल सकते हो। इन्हें लवण प्रधान झील भी कहा जाता है। इन्हें लवण प्रधान मतलब लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लवण प्रधान झील भी कहा जाता है। ऐसी झीलों में पानी की आवक तो दिखाई देती है। ऐसी झीलों में पानी की आवक तो दिखाई देती है, परंतु निकासी का अभाव होता है। मतलब लगातार पानी एक ही जगह पर होता है, परंतु निकासी का अभाव होता है। इसी प्रकार आप दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार की झीलें स्पेशली कहां पर पाई जाएगी, तो ये बेसिकली इस प्रकार की झीलें जो है वो कहां पर पाई जाएगी, तो इसमें पॉइंट जो आएगा, इस प्रकार की झीलें शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क, और स्पेशली ये कौन से एरिया होंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। और यहां पर नमक कहां से होता है, तो फोर्थ पॉइंट होगा चट्टानों से रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग होती है। रासायनिक अपक्षय द्वारा नमक झीलों को प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और फिर आप इसमें भी ध्यान रखना, इसके भी आप दो पार्ट आगे जाके कर सकते हो। इसमें एक पार्ट आपका आएगा क्षारीय झील। एक पार्ट कौन सा आएगा, क्षारीय झील। जब झील के जल में सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट की लवणता अधिक होती है तो उसे हम क्षारीय झील कहते हैं। और यदि सोडियम सल्फेट की अधिकता हो तो उससे हम कहेंगे खारी झील या बिटर लेक। ये दो प्रकार भी आप यहां पर ध्यान रखना, दोनों मैंने बोल दिए, बोलते हो आप उसको लिख लेना। इसके बाद एग्जाम्पल आप उसको जरूर देना, जैसे सांबर लेक। सांबर झील जो राजस्थान के अंदर है वो बेसिकली बहुत फेमस झील है खारे पानी की। इसी प्रकार आप अगर जाएंगे, जॉर्डन और सीरिया के बीच में है मृत सागर। ये सागर जरूर है लेकिन ये एक झील है। और सबसे बड़ी झील दुनिया में है कैस्पियन सागर। ये सब के सब जो है वो खारे पानी की झील में एग्जाम्पल आएगा। तो ये पॉइंट्स यहां पर आप लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील का क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा, ऐसी झीलें जिनमें पानी की आवक एवं निकासी, पानी की आवक एवं निकासी दोनों ही अधिक मात्रा में होती है। दोनों ही अधिक मात्रा में होती है, तो ऐसी झील को हम क्या कहते हैं, मीठे पानी की झील कहते हैं। ऐसी झीलें जितना पानी आ रहा है निकल भी वहां से रहा है, लगातार पानी ठहरा हुआ नहीं है, तो उसमें क्या होती है, लवणता जमती नहीं है। ध्यान रखना, इस कारण इन झीलों में लवणता एक जगह नहीं रुकती है। और लवणता नहीं होने के कारण और पानी की आवक और निकासी दोनों के कारण लगातार उसमें ताजा पानी आता रहता है। इसलिए मीठे पानी की झीलों को आप लोग ध्यान रखना ताजे पानी की झील भी कहते हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा दोस्तों, इसमें सुपीरियर है, जो दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है।
सुपीरियर जो आपको पता होगा, जहां पर बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास भी हुआ है, उसको आप यहां पे डाल सकते हो। साथ ही साथ बाल्कस झील का एग्जाम्पल भी यहां पर आप ले सकते हो। और मैं आपसे पूछूंगी बाल्कस झील कहां पर है, तो आप बताइए प्लीज। बाल्कस झील के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि बाल्कस झील कहां पर है। यहां मैंने एग्जाम्पल के रूप में भारत की झीलों को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि भारत की झीलों को हम भारत के भूगोल में अलग से पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर वो आपका क्वेश्चन वहां पर कवर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी निर्मित झीलें क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वालामुखी निर्मित झीलें क्या होती है? जैसे आप देखिए, आपने कभी लावा निकलते देखा हो। सपोज कीजिए कि ये कोई ज्वालामुख नली है और ये धरती से ये लावा निकल रहा है। लावा का मैंने कलर लाल रंग लिया है। ये लावा निकल रहा है और ये, इसको हम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो हुआ, इस पार्ट को हम कहते हैं ज्वालामुख नली। इस पार्ट को हम कहते हैं ज्वालामुख नली। और ये जो आप देखते हो ये वाला पार्ट, दिस इज द माउथ ऑफ वॉल्केनो। ये ज्वालामुखी मुख है। ध्यान रखना, जब इस ज्वालामुखी मुख से लावा निकलता है तो लावा बहुत, अगर विस्फोट के साथ निकलता है, एक बहुत ऊंचाई तक लावा जाता है, तो पहले ऐसे लावा जाकर के फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आता है। और धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जहां से लावा निकल रहा था उसमें लगातार विस्फोट से ज्वालामुखी का मुख बहुत बड़ा हो जाता है। और उस मुख में जब लावा निकलना बंद हो गया और इस खड्डे में पानी भर गया, इस खड्डे में पानी भर गया और यहां पर एक झील बन गई, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार की झील को हम ज्वालामुखी निर्मित झील कहते हैं। और आप देख सकते हो यहां पर ये जो पानी है, ये बेसिकली इतने ऊंचे पहाड़ों पर कौन बनाने गया होगा, तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात जो खड्डा होता है उसके मुख पर, और वहां पर जब पानी भर जाता है तो बनने वाली इस प्रकार की झील को हम ज्वालामुखी निर्मित झील कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। लिखना, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे दोस्तों आप, तो यहां पर आप जो है सबसे पहले वे झीलें जिनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ हो। ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ हो तो ऐसी झील को हम ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहते हैं। ये पॉइंट आप यहां पर बहुत अच्छे से डाल सकते हो। तो दोस्तों यहां पर इस पॉइंट को आप समझने का पूरा प्रयास करना। और कुछ एग्जाम्पल यहां पर, जैसे आपने डाल दिया टीटीकाका झील, ये बेसिकली ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि लैगून झील से आप क्या समझते हो। यहां पर आप देख सकते हो लेगून झील का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है। पुलिकट झील आपने कभी देखी हो तो ये हमारे भारत का मैप, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच यहां पर ये झील है। अब सपोज कीजिए झील कैसे होगी, देखो यहां पर एक बार आप देखिए, ये पार्ट, ये इसकी दीवार है एक प्रकार से, ये पूरा स्थल भाग है जो मैंने रेड लाइन से क्रॉस किया है, ये पूरा इसका रेड पार्ट है। और उसके बाद आप देखोगे यहां पर एक पतली पट्टी है, एक पतली पट्टी है, जो पट्टी इसे समुद्र से अलग किए हुए है। मतलब समुद्र और इस झील के बीच एक पतली पट्टी है जो दोनों के जल को अलग अलग किए हुए हैं। अब जल के अलग अलग करने से ये पूरी तरह से, ध्यान रखना, तीन साइड से तो बहुत बड़ी मोटी
चट्टान से घिरी होगी, एक साइड से पतली पट्टी से ये समुद्र या सागर के अंश से अलग हो रखी है। इस प्रकार की झील को हम लैगून झील कहते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपका माना जाएगा, दिस इज द टाइप ऑफ लैगून झील। और लैगून झील में आप लिख सकते हो जैसे चिल्का झील, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, वेमनाथ झील जो केरल के अंदर है, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। इस टाइप से लिख सकते हो। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना हो दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए ये 50 शब्दों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज कीजिए 50 वर्ड्स में आपके पास ये प्रश्न पूछा गया। अब 50 शब्दों में लैगून झील से आप क्या समझते हो, तो इसमें आप क्या क्या चीजें बताओगे। नंबर 1, सबसे पहले इसकी परिभाषा। नंबर 2, उसके एग्जाम्पल। और नंबर 3 दोस्तों, आप कोशिश करना कि एक छोटा सा मैप भी वहां पर आप क्रिएट कर सको, तो आपका उत्तर जो है वो बहुत बेहतरीन माना जाएगा। अब जब लिखने की बात आएगी, जब लिखने की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले आप इसको यहां पर देखिए। जब लिखने की बारी आएगी तब हम इसमें जो पॉइंट्स लिखेंगे उसको आप देखिए। लैगून झील से आप क्या समझते हैं, किसी विस्तृत जल स्रोत, किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या सागर। मतलब जैसे आप देखोगे ये एक बहुत बड़ा, यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक बहुत बड़ा विस्तृत समुद्र या सागर का पार्ट है ये वाला। ये मैंने यहां पर ये आपको बताया है, ये बहुत बड़ा एक विस्तृत समुद्री भाग है। किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या सागर के किनारे पर, सागर के किनारे पर बनने वाली, किनारे पर बनने वाली एक उथले जल स्रोत। भाई समुद्र की गहराई तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन झील की गहराई इतनी ज्यादा नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश उसकी तली तक पहुंच सकता है। एक उथले जल स्रोत को जो किसी पतली पट्टी के द्वारा, पतली यहां पर पट्टी की जगह अगर आप, बहुत अच्छा होगा अगर आप यहां पे लिखो पतली स्थलीय पट्टी, पतली स्थलीय पट्टी या अवरोध के द्वारा, अवरोध के द्वारा सागर से अंशतः, मतलब या तो आंशिक रूप से या पूर्णतः, या पूर्णतः अलग है, तो इसे लैगून झील कहा जाता है। और मान लीजिए ये 5 नंबर का प्रश्न है, आपने एक तो इसमें डेफिनेशन बहुत अच्छी लिख दी, उसके साथ साथ लैगून झील का एग्जाम्पल पेश कर दिया और एक मैप बना दिया, तो आपके नंबर आने की संभावना बहुत बेहतर होगी। आप एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, और एग्जाम्पल को अगर भारत से दिखा रहे हो तो मैप वाइज जरूर दिखाना। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया, दुनिया में चिल्का झील से बेस्ट लैगून झील का कोई एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है, तो मैंने लिख दिया चिल्का झील। और ध्यान रखना चिल्का झील बेसिकली कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है, और कहते हैं कि चिल्का सबसे बड़ी तटीय और सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका चिल्का झील पर भी आ सकता है। इसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया पुलिकट झील, पुलिकट झील जो कि
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। इसी प्रकार वेमनाथ झील बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केरल का, जो केरल में है। तो इस टाइप से आप लिख करके और लेगून झील को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो ये आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा। ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। उसके बाद आपसे पूछे कि क्रेटर झील से आप क्या समझते हो। अगर आप मैप देख रहे होंगे दोस्तों, मैप आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आप मेरी इस बात को समझने का प्रयास करना कि सपोज कीजिए कि ये कोई ज्वालामुखी नली है जहां से लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी कि वह मुख जहां से लावा निकलता है उस मुख को ज्वालामुख कहते हैं, उस मुख को ज्वालामुख कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो किसी भी ज्वालामुखी का मुख है ज्वालामुख। अब यदि इस ज्वालामुखी में अगर पुनः विस्फोट हुआ, पुनः विस्फोट हुआ, तो पुनः विस्फोट की स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए कि अब ये मुख इतना बड़ा हो गया और इससे अचानक एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ अगर लावा निकलता है और वो लावा काफी ऊंचाई तक जाता है, इसका मतलब उसके साथ में गैस्ट्रिक की मात्रा बहुत ज्यादा थी, गैसीय कण बहुत ज्यादा थे, तो वो मुख जो है फाइनली सपोज कीजिए ये मुख इतना बड़ा हो गया, ये मुख जो था ये इतना बड़ा हो गया और भविष्य में यहां से लावा निकलने की संभावनाएं सब खत्म हो गई है। मतलब ये एक मृत ज्वालामुखी के रूप में चेंज हो चुका है और इस मृत ज्वालामुखी के अंदर अब मान लीजिए यहां पर ये पानी भर गया है, यहां पर ये पानी भर गया है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी का मुख जो बड़ा होता है, इस मुख को हम कहते हैं क्रेटर, और यदि क्रेटर के अंदर पानी भर गया हो तो इसको हम कहेंगे क्रेटर झील। तो क्रेटर झील का ये होगा, क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे इसकी परिभाषा। जब ज्वालामुखी के बार बार विस्फोट से, जब ज्वालामुखी के बार बार विस्फोट से ज्वालामुख अत्यधिक बड़ा हो जाता है, अत्यधिक बड़ा हो जाता है और भविष्य में वहां से लावा निकलने की संभावनाएं खत्म हो जाए, साथ ही क्रेटर में पानी भर जाए। मतलब क्रेटर मतलब उस बड़े मुख में, क्रेटर में पानी भर जाए तो बनने वाली झील को क्रेटर झील कहते हैं। यह तो आपकी इसकी परिभाषा हो गई। अब क्रेटर झील का आप जरूर एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने एक एग्जाम्पल दे दिया टीटीका का झील, जो बेसिकली पेरू और बोलिविया के मध्य है, वो आपने एग्जाम्पल दे दिया। आपको भी दोस्तों सोचना कि इतनी अधिक ऊंचाई पर कौन वहां पर जाके झील बना के आया होगा। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई झीलें हैं। तो ये आपका क्रेटर झील का बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर माना जाएगा।
एक आपसे पूछे दोस्तों कि गोखुर झील किसे कहते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि एक नदी जो है जब ऐसे विसर्प आकार में चल रही है, नदी देख सकते हो आप कितना घुमाव नदी खा रही है। नदी एक विसर्पाकार आकार में चल रही है, जैसे सांप चलता है वैसे। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि यहां पर ये कट हो जाए यहां से और नदी सीधा रास्ता पकड़ ले और बीच में यहां पर ये पानी भिज जाए, यहां पर ये बीच का पार्ट पूरा पानी में डूब जाए, तो बनने वाली इस प्रकार की झील को हम गोखुर झील कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे, नदियों के विसर्पाकार आकृति में बहने के कारण, नदियों की विसर्पाकार आकृति में बहने के कारण विकसित होने वाली झील को गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील कहते हैं। जैसे कश्मीर की वुलन झील। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब ये झील बनी है तब ये ऐसे विसर्पाकार में चल रही है और कहीं पर भी ये अगर डायरेक्ट मिल गया तो बीच के अंदर एक झील का निर्माण हो जाएगा। ये नदी का विसर्पाकार है। अब सपोज कि नदी ऐसे डायरेक्ट बहने लग गई तो यहां पर ही पानी भर जाएगा। तो इस प्रकार की जो झील होगी उसको हम कहेंगे गोखुर झील। इसका एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली वुलन झील इसके बेस्ट एग्जाम्पल में आ सकता है। तो ये पॉइंट आप यहां पर कवर कर सकते हैं पूरा का पूरा, किस प्रकार से विसर्पाकार झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 महान झीलें क्या हैं? अगर 15 शब्दों में आता है, अगर ये क्वेश्चन 15 वर्ड्स में आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसमें की वर्ड्स देखें कि आपके पास क्या क्या आना चाहिए। नंबर 1 जरूर आप लिखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहां पर होगी? तो यूएसए एवं कनाडा। ठीक है, और फिर इनका एक क्रम वाइज आप नाम लिख देना, साथ ही साथ बता देना कि इनके पास उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। अब कैसे आप लिखोगे? अगर 15 शब्दों में पूछा गया तो आपका उत्तर जो होगा और +1 आप इसका चित्र जरूर बनाना दोस्तों। अब कैसे लिखोगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कनाडा एवं यूएसए की मध्य स्थित 5 प्राकृतिक झीलें और फिर आप नाम लिख देना सुपीरियर, मिशिगन,
ह्यूरन, इयरी और ऑन्टेरियो जो सेंट लॉरेंस नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लेकिन साहब 10 मिनट में कॉल बैक करता हूं, मैं क्लास में था। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र एवं अंतःस्थलीय व्यस्तम जलमार्ग बनाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर, तो आपका बहुत अच्छा उत्तर ये माना जाएगा। जब आप इस टाइप से लिखोगे तो आप देखोगे यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है। ह्यूरन झील यूएसए और कनाडा के बीच में है। ईरी और ऑन्टेरियो भी यूएसए कनाडा के बीच में, और यहां इनके मध्य एक जलप्रपात है जो दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यहां से भी एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे विक्टोरिया झील के ऊपर, विक्टोरिया लेक के ऊपर, तो विक्टोरिया झील से जो आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले विक्टोरिया लेक में आपको कुछ की वर्ड्स को ध्यान में रखना है, और की वर्ड्स में आएगा अफ्रीका, युगांडा, केन्या और तंजानिया। और आप देख सकते हो ये बेसिकली विक्टोरिया झील है और इसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लग रही है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि नील नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। तो ये पॉइंट आपको डालने हैं, तो कैसे लिखोगे, अफ्रीका महाद्वीप की युगांडा, केन्या एवं तंजानिया के मध्य स्थित झील जो नील नदी का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। उद्गम स्थल भी मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है। कैस्पियन सागर आप देख सकते हो, यहां पर ये आ गया रसिया, ये आ गया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। तो आप लिख सकते हो मध्य एशिया एवं यूरेशिया के मध्य स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील कोमा प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील, प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील जो रसिया, कजाकिस्तान
ईरान, अजरबैजान आदि देशों के मध्य स्थित है। दोस्तों अगर इसका कोई रास्ता मिल जाता ना, कोई भी एक रास्ता जो समुद्र से जोड़ता हो इसको, तो फिर ये एक सागर बन जाता है, लेकिन चूंकि चारों ओर से ये स्थल से घिरी हुई है इसलिए ये झील का रूप माना जाएगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने और है दोस्तों, और वो आपके पास में आया कि हिमानी से आप क्या समझते हैं। हिमानी को आप लोग ध्यान रखना, हिमानी को ही इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर्स। आपसे पूछे कि हिमानी से आप क्या समझते हो, तो एक टॉपिक हमारा दूसरा और स्टार्ट हो गया यहां पर, हिमानी से आप क्या समझते हो। तो ध्यान रखना, हिमानी या हिमनद, मतलब हिम की नदी, हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। हिम या बर्फ की नदी है। ध्यान रखना, अधिकांश हिमानियां जो है या तो बहुत ऊंचे पर्वतों में या फिर आर्कटिक रीजन में या फिर अंटार्कटिक रीजन में पाई जाती है। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली, ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियां लंबी एवं तंग होती है, मतलब इनका जो क्षेत्र होगा वो बहुत संकीर्ण क्षेत्र में होगी। ये लंबी एवं तंग होती है क्योंकि ये किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती है, इसलिए इनको घाटी हिमानी भी कहते हैं। ध्यान रखना, हिमानी को घाटी हिमानी भी कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा आप ये लिखना, धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती है जिसको हम हिमानी कहते हैं, हिमनद कहते हैं, और अधिकांशतः कहां पाई जाएगी, आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाएगी। तो ये पॉइंट आपको यहां पर आपको ध्यान रखना। जैसे आप हिमालय में जाएंगे तो हिमालय में बहुत सारे, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, कश्मीर में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। आप आर्कटिक क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जहां पर आपको बहुत सारी हिमानियां मिलेगी, तो वो उसका एग्जाम्पल माना जाएगा। वैसे आप अगर ये पूछें कि सर ग्लेशियर का या हिमानी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना, ग्लेशियर का शाब्दिक अर्थ जो है वो बेसिकली सीधा सीधा वर्ड है बर्फ का ढेर। जहां पर भी आपको बर्फ का ढेर या बर्फ की विशाल राशि दिखाई देती हो, बर्फ की विशाल राशि दिखाई देती हो, तो ये पार्ट आपका बेसिकली ग्लेशियर्स के रूप में जाना जाएगा। ये आपका ग्लेशियर होगा। नंबर 2, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कभी आपको कश्मीर जाने का मौका मिले, जहां पर हमारी सेनाएं तैनात है 24 घंटे बर्फ की इन चोटियों के मध्य, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछे कि सियाचिन हिमनद क्या है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी
सबसे लंबी धीमी गति से बहने वाली बर्फ की नदी एकदम जमा हुआ है, लगभग 72 किलोमीटर लंबी ये भारत की जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक दृष्टि से यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर 24 घंटों वॉचिंग की जाती है, क्योंकि यहां से चाइना और पाकिस्तान की लगातार नजरें हैं। तो सियाचिन हिमनद को आप लोग यहां पर ध्यान रखना, सियाचिन हिमनद क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, महाद्वीपीय हिमावली। जब बर्फ का आवरण आसपास की निम्न भूमि पर एक बहुत बड़े पार्ट पर फैल जाता है, तो इस प्रकार की हिमानी को हम महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आप देखोगे पूरा जो अंटार्कटिका रीजन में आप जाओगे, और या फिर आर्कटिक सागर की बहुत सारे आइलैंड्स में बड़े क्षेत्र पर बर्फ फैली हुई है, वो आपका पार्ट आएगा महाद्वीपीय हिमानी। आपसे पूछे महाद्वीपीय हिमानी, आप जस्ट एग्जांपल देख सकते हो किस प्रकार से एक निम्न भूमि जो है, उस निम्न भूमि के ऊपर किस प्रकार से बर्फ का आवरण एक बहुत बड़े पार्ट पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार के आवरण को हम कहेंगे महाद्वीपीय हिमानी। तो परिभाषा क्या लिखे होगे, जब हिमावरण मतलब हिम का आवरण, बर्फ की पट्टी, जब हिमावरण आसपास की निम्न भूमि पर बहुत बड़े क्षेत्र के विस्तृत भाग पर फैल जाता है, तो इसे महाद्वीपीय हिमानी कहा जाता है। महाद्वीपीय हिमानी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ये पॉइंट आपको, महाद्वीपीय हिमानी क्या होता है, इसको पॉइंट को आपको इस प्रकार से लिखना होगा। एक आप देखोगे दोस्तों, हिम छत्रक क्या है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं। आप इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में इनके वर्ड्स अलग अलग हैं। आइस कैप क्या है, तो आप देखो कि जब एक बहुत बड़े पार्ट के अंदर, आप एक बहुत बड़ा पार्ट यहां पर महसूस कीजिए, और उस एक बहुत बड़े पार्ट पर, जैसे आपने ये एक बहुत बड़ा पार्ट यहां पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, और ये पूरा पर्वतीय पार्ट था। इस पूरे पर्वतीय पार्ट पर बर्फ छा गई एकदम, लेकिन बर्फ के छाने के बाद भी इनकी चोटियों की जो ऊपरी हिस्से हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, लगातार पूरे के अंदर जगह जगह ये केप नजर आ रही है, ये केप नजर आ रही है। इस प्रकार की केप को हम कहेंगे आइस कैप। ये आइस कैप का एग्जाम्पल आपका होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आइस कैप क्या है, तो आप इसमें आएगा बर्फ से ढकी ऊंची पर्वतीय चोटियों को
ऊंची पर्वतीय चोटियों को हिमछत्रक कहा जाता है। हिमछत्रक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। और एक आपके पास में है आइस शीट क्या है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक बहुत बड़ा पठार है और उस पठार की ऊंचाई बहुत अधिक होगी और पठार वहां पर टेम्परेचर कम होगा। आपको जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान कम होता जाएगा। तापमान कम होता जाएगा तो बर्फ जमने लग जाएगी। जब एक बहुत बड़े भाग पर बर्फ चादर के रूप में फैल जाती है तो इसको हम कहते हैं आइस शीट। एग्जाम्पल के रूप में आपको पूरी स्क्रीन पर इसका फोटो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर होगा पठार पर, पठार या किसी ऊंचे विस्तृत भूभाग पर बर्फ की चट्टानें सपाट रूप में फैली हुई हो तो इसे हिम चादर कहते हैं। हिम चादर या आइस शीट भी कहा जाता है। जब आप इसको देखने जाओगे दोस्तों तो मजा आपको आ जाएगा, क्योंकि ये घूमने के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्थान होते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर प्राकृतिक अवस्थाएं इतनी अनुकूल नहीं होती है तो इस प्रकार के पार्ट को हम कहते हैं आइस शीट। तो आइस शीट का पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। एक होता है आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। पानी में तैर रही बर्फ की सिल्ली आइसबर्ग कहलाती है। हिमसेल, इसी को हिंदी में ध्यान रखना, इसी को कहते हैं हिमसेल या आइसबर्ग। तो आपसे पूछे कि आइसबर्ग से आप क्या समझते हो, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, पानी में तैर रही बर्फ की सिल्ली को हिमसेल कहा जाता है। इसी को हम आइसबर्ग भी कहते हैं। पानी में तैर रही बर्फ की सिल्ली को हिमसेल कहा जाता है, आइसबर्ग के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद देखते हो आप यू आकार की घाटी क्या है। यहां पर आप देखो, ये बेसिकली जब शुरुआत थी तब ये बेसिकली मैं यहां पर बताऊं आपको, ये शुरुआत में इस शेप में थी। शुरुआत में ये इस शेप में थी और आपको बताया कि जब हिम की नदी निकलती है तो वो अप्रदन करती है, मतलब उस क्षेत्र का काट छांट कर देगी पूरा, और वो शेप आपको इस रूप में नजर आएगा, ये वाला। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये वाला आपको जो इस प्रकार की घाटी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं यू आकार की घाटी। यह आपका यू आकार की घाटी कहलाएगी। अब यू आकार घाटी किसे कहते हैं, पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में
हिमानी कहते हैं हिमनद को या बर्फ की नदी को, हिमानी के लंबवत अप्रदन से जिस भू आकृति का निर्माण होता है, जिस भू आकृति का निर्माण होता है उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जिसको हम यू आकार की घाटी कह रहे हैं, पहले वो किस शेप में थी? पहले वो वी शेप में थी, और जब हिम की नदी उस रास्ते से गुजरेगी तो वो अप्रदन कर देगी उसका, और उसको चौड़ा करके उसको यू आकार की घाटी में तब्दील कर देगी। इस प्रकार की घाटी को हम यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। तो यह आपका आएगा यू आकार की घाटी। कई बार क्या होता है दोस्तों, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली में क्या होगा कि जब किसी मुख्य हिमनद में कोई सहायक हिमनद आके जुड़ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये एक बहुत बड़ा हिमनद है और इसके साथ एसोसिएट एक और हिमनद हो गया, तो दूर से वो हिमनद आपको लटकता हुआ दिखाई देगा। दूर से वो लटकता हुआ आपको दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे हैंगिंग वैली। जैसे आप देखोगे, जब किसी मुख्य हिमनद से कोई सहायक हिमनद आकर मिलती है, तो सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद घाटी पर लटकती हुई दिखाई देती है। इसे हैंगिंग वैली या लटकती घाटी के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर आपको इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे आप देखिए कि यहां पर ये एक पर्वत था, पूरा पर्वत था। सपोज कीजिए मैंने यहां पर इसको बनाया, यहां पर ये बनाया, और ये एक पर्वत है, और पर्वत है तो ये ठोस ही होगा। ये ठोस पार्ट हुआ। ठीक है। अब जब भविष्य में सपोज कीजिए इस पर एक बहुत बड़ी बर्फ की पट्टी जमी हुई है, मतलब बर्फ का आवरण इसके ऊपर है, तो ये मैंने इसके ऊपर बर्फ का आवरण डाल दिया, ये बर्फ का आवरण इसके ऊपर है। बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ पहाड़ है। ये एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वो नीचे वाली है। ठीक है। अब जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानी हटती है, अगर वहां से हिमानी हटती है, जैसे मैं यहां से हटाता हूं इसको, हिमानी हटती है, अब यहां से जैसे हटेगी तो वहां पर एक आरामदायक कुर्सी बन जाएगी। यहां पर आप इसको देखने का ऐसे प्रयास करना कि जैसे ही ये ऐसे था और सपोज कीजिए
यहां से थोड़ी थोड़ी पार्ट इसका हटता है। अब इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट में अगर हटाऊं तो हटने के बाद जो पोजीशन आएगी, जैसे मान लीजिए इतना पार्ट हटता है, तो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई आरामदायी कुर्सी बन गई है वहां पर। जैसे वो पार्ट वहां से हटेगा तो आपको वहां पर एक आरामदायी कुर्सी जैसी जगह नजर आएगी। उस आरामदायी जो कुर्सी की जो जगह नजर आ रही है उसे को हम एरिट कहते हैं, सॉरी उसी को हम हिमसर्क कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में हिमसर्क, हिमसर्क कहते हैं। जैसे आपको अगर स्क्रीन पे बहुत अच्छे से नजर आ रहे हो, तो जैसे यहां से ये बर्फ हटती है तो बर्फ के हटने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ये वाली जो जगह नजर आ रही है, ये वाली, यहां पर जैसे आप आराम से आके बैठ सकते हो। वो 3D नहीं है अपने पास में, तो या फिर अगर आप नीचे वाली साइड में देखोगे तो ये आप देखो कि ये पर्वत था और इस पर्वत से जब बर्फ हटी तो हटने के स्थान पर यहां पर इस टाइप से ये जब बर्फ हटेगी तो एक बैठने वाली कुर्सी के समान स्थिति बन जाएगी। इसी को हम कहते हैं हिमसर्क। क्या होगा कि जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियां हटती है, हटती मतलब आगे की ओर बहती है, वो हिमानियां हटती है या गल जाती है, वहां से हटती है, तो वहां आराम कुर्सी की तरह, जिस कुर्सी पर हम आराम करते हैं बैठ करके, आराम कुर्सी की तरह आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है। इसे ही हिमसर्क कहा जाता है। इसे ही हिमसर्क कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द आता है एरिट्स। क्या है? ARETC। तो आप देख सकते हो एरिक की एक फोटो मैंने आपको दिखाई है, सॉरी एरिट की दिखाई है। किसी पर्वत के दोनों ओर, ध्यान रखना, किसी पर्वत के दोनों ओर, सर्क जो भी हमने पढ़ा, किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग, मतलब बीच का पार्ट, मध्य का भाग अप्रदित होकर नुकीला हो जाता है। नुकीला हो जाता है, तो इसे एरिट कहा जाता है। बहुत अच्छा दोस्तों, इस टाइप का पिक्चर बनना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन में आएगा। जैसे आप देखिए, ये एक पर्वत है, इस पर्वत के इस साइड में भी ये सर्क बन गया है और इस पर्वत के इस साइड में भी एक सर्क बन गया है। जब दोनों साइड में सर्क बन गया तो बीच का पार्ट एकदम नुकीला और तेज हो गया है, अप्रदित होकर। अप्रदित मतलब हटना, वहां जो अप्रदन हुआ हिमानी के द्वारा, उससे बीच का पार्ट अप्रदित होकर नुकीला हो गया। इस नुकीले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसी को पार्ट को हम एरिट के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद गिरिसन या हॉर्न किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। तो हॉर्न किसे कहते हैं? जब किसी
पर्वतीय भाग पर, जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से, उसमें पीछे वाले में 2 ओर से था, उससे पहले एक और था, जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से या चारों ओर, जब किसी पर्वतीय भाग की चारों ओर सर्क बनने लगते हैं, तो बीच का भाग या बीच का, इसी को बीच का नुकीला शीर्ष भाग गिरिशृंग या हॉर्न कहलाता है। जैसे आप देखोगे, इसके इस साइड में भी सर्क बन रहा है, इसके इस साइड में भी सर्क बन रहा है, इसके इस साइड में भी, इधर भी सर्क बन रहा है, इधर भी सर्क बन रहा है। जब चारों ओर सर्क बनेंगे, आरामदायक कुर्सी जैसी जगह बनेगी, तो एक नुकीला भाग निकल के जाएगा। इस नुकीले भाग को हम क्या कहते हैं? हॉर्न के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने आपको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ये आप देखिए, ये 2 बार आपकी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए भविष्य में आरएस मेंस में आप लिख लेना, यह आपके 15 शब्दों में पूछा जाएगा, 15 वर्ड्स के अंदर। नुनाटक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, सपोज कीजिए ये पर्वत है, और इस पूरे पर्वत पर बर्फ छा गई है। इस पूरे पर्वत पर सपोज कीजिए ये बर्फ छा गई है, लेकिन बर्फ के छाने के बावजूद भी उसका जो शीर्ष नुकीला भाग था वो अब भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले नुनाटक कहलाते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखोगे नुनाटक किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा होगी? किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन, मतलब क्या होगा? हिम से छा जाना, बर्फ से छा जाना, हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले नुनाटक कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, उसको आप देखने का प्रयास करना। तो दोस्तों ये था आपका ये वाला पार्ट। इसके बाद एक और आता है बहुत शानदार,
आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ड्रमलिन। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आया था, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था ड्रमलिन किसे कहते हैं। आगे चलकर आपका आरएस मेंस में ये क्वेश्चन 50 शब्दों में आपका मुख्य परीक्षा में आ सकता है, मेंस के एग्जाम में। और वो कैसे लिखोगे दोस्तों, ड्रमलिन तो जुड़ा हुआ ये हिमनद से ही है। और कैसे लिखोगे, जब, और आपको ये जो मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये पूरा ड्रमलिन का एग्जाम्पल है दोस्तों। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार ये आपको टीले दिखाई दे रहे हैं, टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। उससे बनी आकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। यह पॉइंट आपका यहां पर है। आप देख सकते हो दोस्तों, इनका आकार उल्टी नौका के समान होता है। और मैंने पूरी स्क्रीन जिसमें मैं लिख रहा हूं उस पर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ड्रमलिन किसे कहते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास प्रस्तुत है और उसकी मैंने परिभाषा भी आपको समझा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, भेड़शिला, रोची माउंटेन। भेड़ का अगर आपने ऊपर वाला पार्ट देखा हो वैसा दिखाई दे रहा है दूर से। देखो क्या लिखोगे भेड़शिला के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली आरएस में बन सकता है, यूपीएससी में पूछ लिया गया है और आरएस मेंस में आपको 50 वर्ड्स में यह क्वेश्चन आ सकता है। भेड़शिला या रोची माउंटेन से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हिमानी के मार्ग में, मतलब हिम नदी के मार्ग में, हिमानी के मार्ग में, पहला पॉइंट, जब कोई बड़ी चट्टान जब कोई बड़ी चट्टान अवरोधक के रूप में आ जाती है, अवरोधक के रूप में आ जाती है, अवरोधक के रूप में आ जाती है, तो हिमानी उसके ऊपर से, हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है। हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है। जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है और
उसके बाद ये कोई चट्टान है और इस चट्टान से ये कोई हिमानी जब इसके ऊपर से इस प्रकार से बहेगी, ऐसे बहेगी, और फिर जब नीचे की ओर वापस उतरेगी, ये इस रूप में आप देखिए। आप एक बार हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी चट्टान, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैंने बनाया आपके सामने, ये कोई बड़ी चट्टान है, ये कोई बड़ी चट्टान है, और जब इस चट्टान को हिमानी पार करेगी, हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है। चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे, मतलब उस चट्टान को मंद एवं चिकना कर देती है। मंद एवं चिकना कर देती है। किंतु ये जो पार्ट है इसको तो मंद और चिकना कर देगी, ये वाला पार्ट चढ़ने वाला है और ये पार्ट उतरने वाला है। तो किंतु विपरीत दिशा की ढाल जिस पर हिमानी उतरती है, को तोड़ फोड़ कर, क्योंकि वहां पर उसकी गति ज्यादा हो जाएगी, तोड़ फोड़ कर अधिक तीव्र एवं उबड़ खाबड़ बना देती है। उबड़ खाबड़ बना देती है। दूर से ये भेड़ की पीठ के समान दिखाई देती है। भेड़ की पीठ के समान दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ड्रमलिन कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पर ये ऐसे उबड़ खाबड़ से इसको बना देगी, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसी को हम कहते हैं भेड़ शिला। हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी चट्टान अवरोधक के रूप में आ जाती है, तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है। मतलब जाते समय अपघर्षण के कारण इस पार्ट को ये मंद और चिकना कर देगी, लेकिन जैसे इस पार्ट इस साइड में उतरेगी, इस साइड में, तो यहां पर इसकी गति तेज होगी, तो इसको ये अधिक तेज और उबड़ खाबड़ बना देगी। अब चूंकि हिमानी कलर व्हाइट होता है, तो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी भेड़ की पीठ हो। तो इसी को हम कहते हैं भेड़ शिला। नेक्स्ट पॉइंट, हिमोड या मोरेन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। हिमोड या मोरेन से आप क्या समझते हो? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले मैं एक बार आपको लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। हिमानियों द्वारा, हिमानी मतलब बर्फ की नदियों के द्वारा, हिमानियों द्वारा अप्रदित एवं प्रवाहित हिमानी द्वारा अप्रदित एवं प्रवाहित पदार्थों का निक्षेप हिमोड कहलाता है।
हिमोड कहलाता है। जहां हिमानियां पिघलकर, जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती है। यह पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पर ये पर्वतों के बीच में हिमानी प्रवाहित, तो यहां पर ये अपरदित और निक्षेपित पदार्थ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट जहां पर आपको कि सर हमें थोड़ा समझ में कम आया, इसी को दोस्तों आप एक पॉइंट और समझिए आप, कि जैसे अगर नदी है तो नदी में क्या होता है, प्रवाहित जल होता है, और हिमानी क्या होती है, यह बेसिकली प्रवाहित मंद गति की बर्फ की नदी होती है। ठीक है। अब नदी अपने साथ में क्या लेके आती है, जल प्लस मिट्टी, उसको हम कहते हैं जलोढ़। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को जलोढ़ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जब हिम के साथ में मिट्टी होगी या हिम के साथ जो अवसाद होता है, तो हिम प्लस मिट्टी, तो यहां पर यह कहलाएगा हिमोड। और ये तो मैंने लिखा है, हिमानियों द्वारा अपरदित और प्रवाहित पदार्थ, वो पदार्थ जो है वो नदी के साथ में, तो हम उसको अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। वही पदार्थों का निक्षेप जो है वो हिमानियों के लिए क्या कहलाता है, हिमोड कहलाता है। हिमानियों द्वारा अपरदित एवं प्रवाहित पदार्थों का निक्षेप हिमोड कहलाता है, जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती है। तो ये पॉइंट आपसे यहां पर देख सकते हो। और इसमें भी हिमोड के कई प्रकार होंगे, जैसे उसमें बेड लॉर्ड भी होगा, टर्मिनल मोरेन भी हो गया, बहुत सारा लेटरल मोरेन भी होगा, जो आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ यहां पर ये समझाने का प्रयास भी इसमें किया है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, उसमें हम फिर मिलेंगे नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर। अब हमारा जो पहला भू आकृतियों वाला पार्ट था वो लगभग कंप्लीट हो गया है नए पार्ट के साथ, जिसमें अब हमारा होगा भूकंप एवं ज्वालामुखी। उसके साथ फिर आरएस मेंस की इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।